नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या ब्रांचेस है इसके, और क्या क्या बेसिस हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले मैं ये एक डेफिनेशन लिया हूँ AICPA का, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का, जो ये कहता है कि अकाउंटिंग एक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and interpreting the results of financial transactions and events that are significant and recorded in terms of money। तो अकाउंटिंग को उसने ऐसे डिफाइन किया कि पहले तो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफाइंग आता है, फिर समराइजिंग और फिर इंटरप्रेटिंग आता है। और ये वही सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को हम लेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में हो और सिग्निफिकेंट हो। ये डेफिनेशन को आप ऐसे करके तोड़ेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो पहले हम जानते हैं रिकॉर्डिंग क्या होता है। रिकॉर्डिंग में जितने भी हमारे फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें परचेज होगा, सेल होगा। आप कुछ भी कर रहे हो, सामान तो परचेज करोगे ही, सेल करोगे, मार्केटिंग हो सकता है, आपके मीटिंग्स होंगे, फिर आपका एनुअल इवेंट्स होगा, कुछ भी हो सकता है। आप कंपनी में मेल वगैरह करोगे, तो ये सब इवेंट्स हैं। पर ये सब इवेंट्स में से जो इवेंट्स को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, वही वही इवेंट्स को हम जर्नल के अंदर लेके आएंगे। जैसे मैंने ये लिखा ईमेल, ईमेल को मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं लिख सकते, पर परचेज को लिख सकते हैं। परचेज में हमारे पास 1 लाख रुपए का परचेज है, सेल में हमारे पास 10 लाख रुपए का सेल है। लेकिन ये जो मेल मैंने लिखा, ये कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें जर्नल एंट्रीज में। ठीक है। जैसे मीटिंग्स, अगर मीटिंग में आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, आपको कोई नया डील नहीं मिला, कोई आपने डील साइन नहीं किया, जिसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर मॉनेटरी इवेंट्स या फिर जिसको हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी बोलते हैं, अगर ये नहीं है तो वो ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल एंट्री में लेकर नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया रिकॉर्डिंग, जिसमें हम जर्नल एंट्री करते हैं। हर एक डेट पे कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो गया, उसमें एवरी डे जो भी ट्रांजैक्शन होगा हम उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई में क्या होगा कि जो जो ट्रांजैक्शंस हमने किया, हम उन ट्रांजैक्शंस को एक बकेट में डालेंगे, जिस बकेट को बोला जाता है लेजर। ठीक है। ये लेजर क्या होता है? हर एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का एक बकेट होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा परचेज, ये परचेज एक फाइनेंशियल ईयर में ये एक बार नहीं हुआ होगा, 100 बार हुआ होगा, 1000 बार हुआ होगा। तो उसको जितने भी ट्रांजैक्शन हमने किया होगा अलग अलग डेट पे, वो एक जगह इकट्ठा करें, जिसको हम बोलेंगे परचेज लेजर। ठीक है। इस परचेज लेजर में हर एक डेट में क्या क्या परचेज है वो आएंगे। इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, मार्केटिंग नहीं आएगा, आपके वेजेस नहीं आएंगे, सैलरीज नहीं आएंगे, ये सब नहीं आएगा। इसमें सिर्फ परचेज ट्रांजेक्शन आएगा, जो भी आपने जो जो डेट में जो जो परचेज किया है, और साल के एंड में आपका टोटल परचेज कितना है वो उससे पता चलेगा। वैसे ही परचेज लेजर हो गया, आपका सेल्स लेजर होगा, आपका कैश का लेजर होगा, आपके पास कितना कैश है, कितना कैश गया है, कितना कैश आया, उसका एक लेजर होगा। ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफाइंग। पहले हो गया रिकॉर्डिंग, फिर हो गया क्लासिफाइंग, फिर आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में जो भी पहले हमने जर्नल किया, फिर उसको लेजर में लेके गए, फिर उसमें से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर उसमें से हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर हम उससे बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, हम एंट्री कर लेते हैं
जिसको हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। ये तो पहले हमने डेली जो रिकॉर्डिंग है वो कर लिया, उसके बाद हमें लेजर से पता चलेगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन में हमने कितना कितना खर्चा किया है, हमारा परचेज कितना हुआ है, हमारा सेल्स कितना हुआ है, हमारे हमने वेजेस कितना दिया है, हमने सैलरी कितना दिया है, ठीक है, हमारा कोई इंटरेस्ट इनकम है वो कितना है, कैश का बैलेंस कितना है, बैंक में कितना बैलेंस है, ये सब हमको पता चलेगा लेजर से। लेकिन ये सब में से हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमने प्रॉफिट कितना किया है, या फिर हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट का कंपैरिजन क्या है, हमारे जो एसेट्स थे उसका वैल्यू क्या है, हमने डिप्रिसिएशन में कितना खर्चा किया है, वो सब हमको तब पता चलेगा जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसको हम एक ही साथ समराइजिंग बोलते हैं। पहले आपका जर्नल हो गया, फिर आपका लेजर हो गया, इसे हम क्लासिफाई करते हैं। जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं और समराइजिंग में आता है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद फिर आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम कैसे अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को इंटरप्रेट करें। इसमें हम बेसिकली कोई भी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका असेसमेंट करते हैं, क्या हमारा जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्रो कर रहा है तो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, लास्ट ईयर से हमारा इस बार का कंपैरिजन क्या है, ये सब हम इंटरप्रिटेशन में करते हैं। बैलेंस शीट का इंटरप्रिटेशन भी हम कर सकते हैं, हमारे पास एसेट्स की वैल्यू कितनी है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारे पास रिजर्व्स हैं कि नहीं है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से करते हैं। और फिर आता है इंटरप्रिटेशन के साथ हम कम्युनिकेशन भी करते हैं। कम्युनिकेशन कब किया जाता है, जब हम यही जो हमारे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब चीज़ें जब हम हमारे जो एंड यूजर्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जब हम ये इंटीमेट करते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जब जब हम उनको देते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन में बेसिकली हम हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, हमारा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे सेबी हो गया, आपका एनएससी हो गया, बीएसई हो गया, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, ये सब डिपार्टमेंट्स को हमें डेटा देना होता है। ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हैं जिसमें आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किया है ये सब आपको देना पड़ेगा, जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा अकाउंटिंग का प्रोसीजर। अगर हम इसमें डेफिनेशन में फिर से जाएं, तो अब ये डेफिनेशन हमको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है। इसी डेफिनेशन के अंदर पूरे अकाउंटिंग का प्रोसीजर छुपा हुआ है, इस डेफिनेशन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार समझ जाओ तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से। फिर आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या ब्रांचेस है, बेसिकली जो हाँ, जिसके रेगुलेशंस हैं जो अकाउंटिंग के, वो ये दो हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, जिसको हम गैप गैप भी बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वैसे ही जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी आता है, जीएसीएपी, और हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम ये सब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट जो पढ़ते हैं, वो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का अपने रिकॉर्ड्स हैं, उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से सबकी अलग अलग अकाउंटिंग की जाती है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेकिन कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। इसमें मैनेजमेंट कोई भी कंपनी का जैसे चाहे अपना अकाउंटिंग करा सकता है, जो रिकॉर्ड इनको रखना है, जो इनको एनालिसिस करनी है, वो सब वो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वो डिपेंड करता है वो कैसे करते हैं। फिर आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास बेसिकली दो बेसिस हैं, या तो हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करें, तो फिर हम कैश बेसिस पे। ये जो कैश बेसिस है वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउड होता नहीं है, ये बहुत इजी है, ये मेथड है, इजी है। इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास कैश आए,
मनी आए आपके पास, या तो इनफ्लो हो या तो फिर आउटफ्लो हो। अगर ये दोनों हो रहा है तभी कैश बेसिस में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। मान लो हमारे पास 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हुआ तो कैश बेसिस के अंदर हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें तभी रिकॉर्ड होगा जब भी कोई कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हो। लेकिन एक्चुअल बेसिस अलग है। इसमें मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि यहाँ पे जैसे कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास ट्रांजेक्शन्स हुए थे। मैंने परचेज किया था एक सप्लायर से, मान लीजिए 2 लाख रुपए का, और उसी को मैंने सेल भी कर दिया 5 लाख रुपए में। क्योंकि जिसको मैंने सेल किया उसने मुझे पैसा नहीं दिया, और जहाँ से मैंने परचेज किया था तो मैंने अपने सप्लायर को भी पैसा नहीं दिया। लेकिन अक्रल बेसिस के अंदर आपको ये दोनों ही इवेंट्स आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट इस साल का 3 लाख रुपए, भले ही आपके पास पैसा आए या ना आए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस में। कैश बेसिस तभी आप चूज करोगे जब आपके पास कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। बेसिकली इंडिया में यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैश बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, जिनको अलाउ है ये करना। बाकी जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, आपके कंपनीज हो गए, एलएलपीज हो गया, ये सब जितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस है, इन सबको एक्रुअल बेसिस में अपने अकाउंटिंग करने होते हैं। तो ये था अकाउंटिंग के बेसिक्स। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपको अगर और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। हम इसमें और भी वीडियो आगे लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।